एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कंप्लेंट। हमने लास्ट क्लास में एफआईआर पढ़ा था और अब इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंप्लेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। सिर्फ आपको रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक का बटन दबाइएगा मत। वो इसलिए क्योंकि जो भी मेहनत करता है वीडियो बनाने में, मैं नहीं, XYZ कोई भी हो, बहुत मेहनत से वीडियो प्रेजेंट करते हैं, काफ़ी दिनों की एनर्जी लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। तो आप डिसलाइक का बटन दबा करके डिमोटिवेट ना कीजिए। ये मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप चाहें तो सजेशन बॉक्स में जाकर के कमेंट लिख दीजिए कि हाँ, ये आपको प्रॉब्लम है इस वीडियो से, आप ये करेक्शन चाहते हैं, ताकि एक पर्सन जो वीडियो बना रहा है वो दूसरे पर्सन वो आपके सजेशंस को अप्लाई कर सके और वो आगे से और बेहतर आपके लिए परफॉर्मेंस दे सके। लेकिन डिसलाइक करके दूसरे को डिस्करेज करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रेस्ट इज़ योर डिसीजन। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्लेंट। तो कंप्लेंट जो है, ऑल्दो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन कर दिया गया, कहाँ, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। तो जैसे हमने एफआईआर में पढ़ा था, एफआईआर कौन रिकॉर्ड करता है? एक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए स्पेसिफिकली होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी होता है, ये हमने सेक्शन 56 में पढ़ा था। और अगर बेसिकली स्पेसिफिकली तो ये किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सी? जो ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मर्डर का केस हुआ या फिर रेप का केस हुआ या फिर डोरी केसेस हुए। ये सारे केसेस आते हैं आपके सीरियस ऑफेंसेस में, सीरियस क्राइम्स में। तो इसके लिए एफआईआर होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े कम सीरियस होते हैं, ऑल्दो क्राइम इज क्राइम, सीरियस या कम सीरियस ऐसा ओपिनियन ऐसा नहीं है, ये क्राइम तो क्राइम ही है। तो ये जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए जैसे कि डिफेमेशन, तो ये उसमें वो होते हैं। तो एफआईआर दोनों के लिए हो सकती है। आपको बताया कंप्लेंट कहाँ डिफाइन की गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में। अब कंप्लेंट होता क्या है? कंप्लेंट देखिए, सबसे पहली बात, एक पर्सन है, अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन का मतलब जिसने कि देखा कि कहीं ऑफेंस हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, चाहे वो उस पर्सन को जानता हो जिसने ऑफेंस किया है या नहीं जानता हो। जैसे कि एफआईआर में भी होता है, कुछ क्राइम आपने देखा होते हुए तो उसकी जाके आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। इसी तरीके से क्या किया? कंप्लेंट, सबसे पहली बात, ऑफेंस हुआ, कंप्लेंट किसकी? ऑफेंस की। ऑफेंस चाहे नोन है चाहे अननोन ने किया है। दूसरी बात यह है, ऑफेंस तो देखा या सुना, या ऑफेंस की आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके पास सारे फैक्ट्स ना हो, बट फैक्ट्स हो सकता है जब कंप्लेंट करने एक पर्सन जा रहा है तो उस पर्सन के पास सारे फैक्ट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स होने उसके पास ज़रूरी है जो उसने देखे। कौन से फैक्ट्स होने नहीं ज़रूरी? जैसे कि अगर उसको ये नहीं पता कि ऑफेंस का पर्टिकुलर नाम क्या है। ऑब्वियस, हर एक पर्सन कानून नहीं जानता। कानून नहीं जानते का मतलब, मेरा मतलब यहाँ से यहाँ पर से ये है कि जो है आपको कई जैसे एक लेमैन है, उसको नहीं पता कि सेक्शंस क्या होते हैं, उसको नहीं पता कि पर्टिकुलर ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है, उस डिफाइन का पनिशमेंट क्या है। तो ये वाला कानून मैं बोल रही हूँ कि नहीं हो सकता पता हो, लेकिन एक पर्सन, जैसे लो बेसिक ऑफ लॉ क्लास देखेंगे, वहां बताया मैंने कि अगर आप एक पर्सन ये बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं था जी ऐसा कोई कानून है, तो वो एक उसके लिए डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक्सक्यूज की, अगर आप एक पर्सन बोल दे कि मेरे को पता नहीं था ऐसा कोई कानून है, तो वो एक्सक्यूज नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि पर्टिकुलर आपको मतलब एक पर्सन जो कंप्लेन करने जा रहा है उसको ये नहीं पता क्या कि ये कौन से पर्टिकुलर एक्ट में है, कौन से सेक्शन में है, इसका पनिशमेंट क्या है, तो भी वो कंप्लेन कर सकता है। या फिर अगर उसने थोड़ा बहुत पता है, उसने गलत सेक्शन मेंशन कर दिए, तो भी वो कंप्लेन कर सकता है। ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की हाँ जी गलत सेक्शन मेंशन है उसमें, उस कंप्लेन को नॉन कंप्लेन नहीं बनाएगा या उस कंप्लेन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम नहीं करता है। तो सबसे पहली बात, कंप्लेन किस चीज की? एक ऑफेंस की, एक क्राइम की, जो कि क्राइम कहाँ मेंशन है? आईपीसी में। और ये कंप्लेन हो कहाँ रही है? सीआरपीसी के प्रोविजन के थ्रू। और एक दूसरी चीज क्या थी?
क्या कि इसके लिए जरूरी नहीं कि जो पर्सन कंप्लेन करने जा रहा है उसका नोन ही हो या अननोन ही हो जिसने क्राइम किया है या जिसके ऊपर क्राइम हुआ है। और दूसरी चीज क्या थी, यानी एक्यूज्ड या एक्यूज जो है उसका जान पहचान का ऐसा जरूरी नहीं, जो विक्टिम है उसका जान पहचान का है वो जरूरी नहीं है। नोन या अननोन दोनों के लिए कंप्लेन की जा सकती है। और तीसरी चीज फैक्ट्स या पता होना जरूरी है, लेकिन अगर एक्ट या एक्ट के प्रोविजंस नहीं पता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्लेन की क्रेडिबिलिटी पे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कंप्लेन होती कहाँ है, जो कि सबसे बड़ी बात है। कंप्लेन होती है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में डिफाइन की गई है, एक मजिस्ट्रेट के पास। ध्यान दीजिएगा, एक मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन की जाती है। एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर के कंप्लेन नहीं होती, वहां पुलिस रिपोर्ट होती है जो कि एफआईआर बोलते हैं जिसको। अब कंप्लेन जैसे कि हमने बोला, एफआईआर तो किसके लिए जरूरी है, एफआईआर में तो रिटन होना जरूरी है, यानी कि जो पर्सन है जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है वो रिटन में उसे लिखेगा। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेन बन रही है तो वो ओरली भी हो सकती है और वो रिटन भी हो सकती है, यानी लिख करके भी एक पर्सन कंप्लेन दे सकता है और ओरली मुंह से भी जुबान से भी बोल करके वो कंप्लेन कर सकता है। अब बात आती है दूसरी, और वो ये कि मजिस्ट्रेट के पास जब कंप्लेन जाती है, जैसे कि हमने एफआईआर में पढ़ा, उसको पुलिस इंचार्ज लिखता है, तो क्या मजिस्ट्रेट भी लिखता है? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जाता है। उस कंप्लेन को रिटन में लिखा जाता है और रिटन में लिखने के बाद में जो कंप्लेनेंट होता है उसको, जो उसके भी सिग्नेचर उस पर होते हैं, उसके अगर कोई विटनेस है तो उसके भी सिग्नेचर होते हैं और इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी अपने सिग्नेचर करते हैं। तो कंप्लेन कहाँ होती है? कंप्लेन होती है मजिस्ट्रेट के पास। कैसे ऑफेंस के लिए? यहाँ पर अब ये क्वेश्चन भी राइज होता है। ऑफेंस तो मैंने बता दिया, पर कैसे ऑफेंस? दोनों ही तरीके के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल भी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जब हम एफआईआर पे जा रहे थे तो एफआईआर मोर स्पेसिफिकली कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए थी। तो कंप्लेन जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों के लिए है। तो इसका जस्ट समरी देख लीजिए। कंप्लेन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन किया गया। क्या है कंप्लेन? एलिगेशन मेड, यानी इल्जाम लगाए जा रहे हैं एक पर्सन के ऊपर, या तो ओरली या फिर रिटन में। दूसरी, सम पर्सन नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस। जैसे बताया, जरूरी नहीं जो एक्यूज्ड है, से ए ने बी के खिलाफ कंप्लेन करी। कहां करी? एक मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, तो जब कंप्लेन करी है तो ओरली भी, मुंह से भी जबान से भी बता दिया उसने, रिटन में भी उसने कंप्लेन दे दी, और हो सकता है वो बी को जानता है और हो सकता है बी को नहीं जानता हो। फिर आता है मस्ट बी टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस स्टेशन इंचार्ज के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाती है। विद ए व्यू दैट मजिस्ट्रेट शैल टेक एक्शन अंडर द कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है, और वो ये कि जब एक कंप्लेन की जा रही है तो ये सोच करके की जा रही है कि मजिस्ट्रेट इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सोच करके कंप्लेन कर दी कि मजिस्ट्रेट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो वो कंप्लेन में नहीं आती है, यानी कंप्लेन करी ही ये सोच के जाती है कि इसके ऊपर एक्शन होगा। फिर not necessary that it should be made by aggrieved person, another important essential of this section। क्या कि जरूरी नहीं है जो aggrieved person है, जो victim है, उसी वही जाकर के जो है कंप्लेन करे, कोई और पर्सन भी कर सकता है। अब ये तो आ गए सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, जो कि कंप्लेंट को डिफाइन किया गया सीआरपीसी के 1973 सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2 में। अब जो बेसिकली जो प्रोविजंस हैं कहाँ मेंशन किए गए हैं कंप्लेन के, वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 200 से लेकर के 204 तक। क्या प्रोविजंस हैं ये भी देख लेते हैं। सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है प्रिलिमिनरी प्रोसीजर। अब प्रिलिमिनरी प्रोसीजर क्या है? जब भी एक मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट आती है, देखिए ऑरली भी आ सकती है, रिटन भी आ सकती है, मैंने बताया टेलीग्राम के थ्रू, पोस्ट के थ्रू भी एक कंप्लेंट को भेजा जा सकता है। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब पुलिस इंचार्ज जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऐसे किसी ने रिपोर्ट लिखवाई, एफआईआर ही लिखवा दी, एफआईआर लिखवाने के बाद जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने तो पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस जाकर के मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करेगा, या मजिस्ट्रेट को, ये जो हमने बात करी सेक्शन 2 सेक्शन डी में, ओरली या रिटन बेसिकली रिटन ही होता है, यहाँ जाकर के कंप्लेन दाखिल करी कि ये ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है, जैसे हमने पढ़ा था बिना वारंट के इशू के उस पर जो है क्या करेगी पुलिस जो होता है इंचार्ज, वो एक्शन नहीं लेता। तो वहां जाके
कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो वहां पर पुलिस जो हो जाएगा, पुलिस इंचार्ज हो जाएगा, वो कंप्लेनेंट बन जाता है। यानी कि एक पर्सन, यहाँ पे पुलिस इंचार्ज नहीं, एनी वन, जो भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवा रहे हैं वो क्या होते हैं, कंप्लेनेंट होते हैं। अब सेक्शन 200 में बोल रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, यानी कि जिस पर्सन ने कंप्लेन किया उस पर्सन का एग्जामिनेशन। कैसा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन द सेंस ये देखा जाता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अब जब रिटेन या ऑरली दोनों ही फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई, कंप्लेंट रिकॉर्ड कराई गई मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट एग्जामिन करते हैं इससे पहले कि वो प्रोसेस इशू करें। प्रोसेस इशू का मतलब आगे का स्टेप ले कि हाँ इसके ऊपर एक्शन लेना भी है या फिर नहीं लेना, ये डिसाइड करें। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले एग्जामिनेशन होते हैं कि कंप्लेंट सच में वाजिब है या फिर नहीं, यानी कि एक्चुअल ऐसा हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था, झूठी रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन कैसे कराते हैं मजिस्ट्रेट, एग्जामिनेशन कराने के लिए मजिस्ट्रेट क्या कराएंगे, रिटन में लेते हैं रिपोर्ट को, और रिटन में लेकर के मजिस्ट्रेट साइन करवाते हैं, किससे, कंप्लेनेंट से और विटनेसेस से, दोनों ही के सिग्नेचर होने जरूरी है। और सिग्नेचर करने के बाद मजिस्ट्रेट अपने भी सिग्नेचर करते हैं और फिर वो उस पर जाकर के एग्जामिनेशन होता है। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, जब कंप्लेनेंट ऐसी कंप्लेन करता है कि जिस रिटन में दे दी है, इस पे सिग्नेचर हो गए कंप्लेनेंट के भी और विटनेसेस के भी, और उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो, उससे पहले मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि जो कंप्लेंट है अगर ऐसे क्या तो किसी कोर्ट से आई है या किसी और कोर्ट से आई है या फिर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने दी है, कैसे पब्लिक ऑफिशियल ने रिटन में दी है, तो उसके ऊपर एग्जामिनेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यानी कि उसके आगे विटनेसेस को टेस्ट करना या फिर हम बात करें कंप्लेनेंट को टेस्ट करना, ये जरूरी नहीं है। दूसरा प्रोविजन इसमें ये है कि अगर सेक्शन 192 के अंतर्गत कोई रिपोर्ट आती है मजिस्ट्रेट के पास, अब सेक्शन 192 क्या है, से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंप्लेंट एक पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के पास की गई। अब जिस मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, उन्होंने ये जाना कि ये कंप्लेंट जो है मेरे एरिया में, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, तो उन्होंने वो कंप्लेंट जिस पर्टिकुलर कोर्ट की थी वहां रेफर कर दी। से बी कोर्ट में थी तो वहां पर रेफर कर दी। तो जब रेफर कर दी है तो सिग्नेचर के साथ में रेफर करेंगे वो अपनी कंप्लेंट को। तो जब सिग्नेचर के साथ रेफर कर रहे हैं तो उस कंप्लेंट का एग्जामिनेशन वो वाली पर्टिकुलर कोर्ट से बी कोर्ट कराए, ये जरूरी नहीं होता है। अब हम बात करें, समझ आ गया आपको ये बात, आई होप समझ आ गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट जरूरी है ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था। अब हमने बात करी सेक्शन 192 में जरूरी नहीं है इस पे एग्जामिनेशन हो। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज कि पब्लिक ऑफिशियल अगर कर रहा है कंप्लेंट या कोई पर्टिकुलर कोर्ट कंप्लेंट करी है तो उस पे भी सेक्शन 200 अप्लाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा बेसिकली ऐसा होता नहीं है, इस पे एग्जामिनेशन नहीं होता अगर सेक्शन 192 की रिपोर्ट है या फिर किसी कोर्ट या पब्लिक ऑफिशियल की रिपोर्ट है तो। ठीक है, अब इसमें केस भी है, केस है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें क्या हुआ था, ऐसा हुआ था कि जो कोर्ट थे उन्होंने एक्यूज्ड को बरी कर दिया ये कह करके कि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है केस। तो फिर आगे इस पे जब फर्दर आगे अपील हुई तब पता ये लगा, कोर्ट ने ये बताया कि सेक्शन 192 साफ साफ ये बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर केस जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट उस केस को विद द एंडोर्समेंट विद साइन क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का, जिस पर्टिकुलर कोर्ट का केस है वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट इज व्हाट कि आप एक्यूज्ड को बरी नहीं कर सकते ये कह करके कि जुरिस्डिक्शन के में नहीं आता केस। तो ये एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब आता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। जैसे अभी आपको बताया केस लॉ राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सेम कि अगर ऐसा पता चले कोर्ट को कि मेरे जुरिस्डिक्शन में ये केस नहीं आता तो रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर केस को, नंबर 1 ये बोल रहा है सेक्शन 201, उस पर्टिकुलर केस को ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ, जिस पर्टिकुलर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। कैसे ट्रांसफर होगा ये देखना जरूरी है। अगर जो कंप्लेंट है वो
रिटन में बनाई गई है, रिटन में दी गई है, तो उसमें सिग्नेचर करके मजिस्ट्रेट विद एंडोर्समेंट उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर ओरली है, ओरली में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को क्या किया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी कि आप उस पर्टिकुलर कोर्ट है जहां जाकर के आप क्या कीजिए, इस कंप्लेंट को रजिस्टर कराइए। से ए ने पर्टिकुलर कोर्ट बी में जाकर के कंप्लेन करी। अब जब कंप्लेन की तो बी कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट ने ये देखा कि ये मेरे एरिया में, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, बल्कि किस में आता है, सी कोर्ट के केस में आता है। अब उन्होंने अगर ये ओरली बता के गए हैं, एक जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन की है, कैसे की है, ओरली की है, तो बी को डायरेक्शन देगी कि आप सी के पास जाकर के कंप्लेन को रिकॉर्ड कराइए, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर अथोराइज्ड नहीं हूँ। अगर इन्होंने रिटन में दी है तो रिटन में होगी, तो बी जो क्या करेंगे, वो विद सिग्नेचर विद एंडोर्समेंट सी के पास ट्रांसफर कर देंगे एंड विल लेट टू नो ए कि ऐसा हुआ है, आपका केस जो है वहां ट्रांसफर हुआ, क्योंकि ये वहां की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये प्रोसीजर है बाय मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ऑफ द केस, संज्ञेय नहीं ले सकते हैं केस का। फिर सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। सेक्शन 202 क्या बोल रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। आपने सुना भी होगा 202 के बयान, है ना। तो ये क्या होता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, किसके बेस पे, ये जो रिपोर्ट आई है, कहाँ से रिपोर्ट की गई है, कंप्लेन की गई है, कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के पास, तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर स्टार्ट करे, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं इंक्वायरी, या किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकते हैं, या किसी और को भी डायरेक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी करने के लिए। तो जब ये हो रहा है इंक्वायरी, तो क्या पोस्टपोन इश्यू ऑफ प्रोसेस कब पोस्टपोन किए जा सकते हैं। इश्यू ऑफ प्रोसेस क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा क्राइम हुआ था, तो उसके ऊपर हम आगे स्टेप लेंगे, यानी कि उसके ऊपर हम आगे एक्शन लेंगे। तो उसको बोला प्रोसेस, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उस प्रोसेस को हम इशू करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सेक्शन 202 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, उस पोस्टपोन करना। अब ये क्या होगा, ये तब होगा अगर ये पता लग जाए मजिस्ट्रेट को ये जो है पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, तब उसे पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है। नंबर 2, ये तब पोस्टपोन किया जा सकता है जब यहाँ पर ऑलरेडी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट हो चुका है ऑन ओथ एंड विटनेसेस का भी एग्जामिनेशन हो चुका है, तो यहाँ पर भी तब भी पोस्टपोन किया जा सकता है। और अगर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो तब तक, जब तक कि एग्जामिनेशन नहीं हो जाए, यानी 202 में विटनेसेस और कंप्लेनेंट के जब तक बयान दर्ज नहीं हो जाए तब तक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। या फिर अभी लगता है कोर्ट को कि अभी कुछ इसमें फैक्ट्स आने रह गए हैं केस में, तब तक के लिए भी इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। खत्म नहीं कर रहे, डिसमिस नहीं कर रहे कंप्लेन, पोस्टपोन किया है। अब पोस्टपोन करने के क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा, वो इसलिए हो रहा है, सबसे पहली बात कोर्ट को ये लगता है कि मेरे जुरिस्डिक्शन का नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन का केस है। नंबर 2, अब कोर्ट की क्या करने के लिए, टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए पोस्टपोनमेंट होता है। कई बार रिपोर्ट फर्जी हो गई, गलत रिपोर्ट दे दी, मतलब गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लेनेंट, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में उस पर प्रोसेस इश्यू हो जाएगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। तो उसे रोकने के लिए पोस्टपोनमेंट किया जाएगा कि जब तक बयान दर्ज नहीं हो जाएंगे और फैक्ट्स नहीं आ जाएंगे सामने, तब तक के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है इसको। और इसके अलावा एक्यूज्ड, जिसको एक्यूज्ड बोला गया है, उसको जो हरासमेंट ना हो, यानी कि एक्चुअल में वो एक्यूज्ड है भी या नहीं, जब तक ये नहीं फैक्ट्स इकट्ठे हो जा रहे हैं तब तक के लिए उसको जो हरासमेंट ना हो, उसको एम्बेरसमेंट ना हो, उसके लिए पोस्टपोनमेंट किया जाता है। एग्जामिनेशन होने के बाद ऑन ओथ विटनेसेस की और कंप्लेनेंट के, ये कोर्ट को पता लगता है कि कंप्लेंट वास्तव में ठीक नहीं है, इसके ऊपर प्रोसेस इशू नहीं होना चाहिए, तो सेक्शन 203 बोल रहा है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट का डिसमिसल, कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, सेक्शन 203। अब सेक्शन 204 इश्यू ऑफ प्रोसेस। अगर लगे मजिस्ट्रेट को कि हाँ फैक्ट्स भी ठीक है, इकट्ठे हो गए हैं, प्रॉपर लग रहा है कि हाँ एक्यूज्ड जो है वो जिसे चार्ज किया जा सकता है, या फिर हाँ इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं, फैक्ट्स इकट्ठे हो गए, एग्जामिनेशन भी हो गया ऑन ओथ, अब इसके ऊपर प्रोसेस इशू किया जाना चाहिए। तो जब प्रोसेस इशू हो है तो समन इशू होंगे, वारंट केसेस है तो वारंट इशू होंगे। अब अगर नेक्स्ट बात आती है कि कोई भी समन या कोई भी वारंट
तब तक इशू नहीं होंगे, जब तक प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस की लिस्ट साथ में अटैच नहीं करते हैं कंप्लेंट के। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है, वो ये कि जब भी समन केस में, वारंट केस में जो भी कंप्लेंट होगी उसकी कॉपी भी साथ में लगेगी, यानी कि समन्स के साथ में भी और वारंट के साथ में भी। फिर अगर कोई फीस पे नहीं करी है कंप्लेनेंट ने तो भी आगे इस पे काम नहीं होगा, यानी फीस भी साथ में पे होनी जरूरी है। तो इन सब चीजों के साथ में इश्यू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट कंप्लेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, एंड जो भी इसके रिलेटेड टू प्रोविजंस है वो कहाँ कवर है, सेक्शन 200 से 204 तक। इसके बाद होगा आगे क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट में। तो आई होप आपको क्लास समझ आई है तो आप सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आई रिक्वेस्ट यू एंड currently be there. Have a nice day. Keep smiling.